Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today the topic of our lecture is IoT design methodology. In this lecture, we will cover that how we can design a system and what are the processes that we have to pass out to design an IoT system. So this is the outline. IoT design methodology. These are the specifications or requirements that we have to use. Purpose and requirement, purpose space, process specification, domain model, information model, service specification, IoT level specification, functional view, operational view, device and component integration, application development. ये हमारे पास तकरीबन 3, 6, 9, 10 फेजेस हैं जिनको हमें मीट करना होता है टू डिजाइन एन IoT बेस्ड एप्लीकेशन। ये आपके पास इन सब चीजों को एक फ्लो डायग्राम में लिख दिया, तो आप भी अगर आपसे IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी के स्टेप्स पूछे जाए इस तरह से लिख दें, इनके नाम लिखे, उनके नीचे इनके एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन। और मजीद एक्सप्लेन करने का वर्ड अगर यूज हो, अगर सिर्फ स्टेप्स की डायग्राम या स्टेप्स की ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाए तो ये बना दे। इसके एक्सप्लेनेशन पूछी जाए तो फिर जैसे आगे दी गई है डॉक्यूमेंट में तो इस तरह से एक्सप्लेन करेगा। पर्पस एंड रिक्वायरमेंट, डिफाइन पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ IoT सिस्टम। हमारी आगे हम एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि हमने इस सिस्टम के लिए क्या रिक्वायरमेंट गैदर की है, इसका प्रोसेस मॉडल क्या है, इसका डोमेन मॉडल क्या है, तो आपको समझ में आता रहेगा। यूज केसेस, हम अगर आपने पढ़े हैं, यूज केस क्या होता है, एक ऐसी डायग्राम होती है जिसके अंदर हम बताते हैं कि जैसे कि एक पर्सन है जो कि एडमिन है, उस एडमिन के कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं कि वो लॉगिन को देखेगा, वो ऑथेंटिकेशन करेगा। फिर एक पर्सन है यूजर। यूजर क्या क्या कर सकता है, यूजर रिमोट से फैन की स्पीड चेंज कर रहा है, या यूजर रूम के अंदर एंटर हो रहा है, यूजर का दरवाजा ओपन कर रहा है, तो यूजर की जो जो एक्टिविटीज होंगी वो आप लिख देते हैं। एक यूजर बनाते हैं, पर्सन बनाते हैं, और उसके आगे ओवल शेप के अंदर उसकी एक्टिविटीज वन बाय वन अलग अलग ओवल में लिख देते हैं। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन, डिफाइन फिजिकल एंटिटी। कौन कौन सी फिजिकल एंटिटीज हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होंगी। क्लासरूम अगर बात करें तो क्लासरूम में कौन कौन आ सकता है, टीचर आ सकती है, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और कोई एडमिन का कोई बंदा ऐसे विजिट पे आ गया या कोई अटेंडेंस शीट लेने आ गया, तो ये चीज। वर्चुअल एंटिटीज क्या होंगे, क्या हमारा रूम जो है वर्चुअली भी कोई और एक्सेस कर रहा है। डिवाइसेस कौन कौन सी हमने वहां पे प्लांट की हुई है। रिसोर्सेज क्या है, सर्विसेज ऑफ IoT सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, डिफाइन दिस। इंफॉर्मेशन मॉडल में क्या होगा, एक मॉडल डायग्राम बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी। एट्रीब्यूट्स कौन से यूज हो रहे हैं, रिलेशंस क्या है उन एट्रीब्यूट्स का आपस में, तमाम सिस्टम के मॉडल के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हम कोई बात वर्डिंग्स में लिखें वो जरा देर से लोगों को समझ में आएगी, लेकिन अगर हम कोई बात डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दें तो वो फौरन लोग देखते ही समझ जाएंगे, आपके बोलने से पहले वो उसकी इमेजिनेशन करना शुरू कर देंगे। सर्विस स्पेसिफिकेशन में प्रोसेस इंफॉर्मेशन मॉडल टू सर्विसेज and define service specification. IoT level specification, define the IoT level. Functional view क्या है, ऑपरेशनल व्यू क्या है, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अब वो किस तरह की भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है। अब यहाँ पे देख लें, फर्स्ट स्टेप इन IoT सिस्टम टू डिफाइन द पर्पस। ये सब चीज तो हमने देख ली। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन में क्या आपने यूज केसेस बना दिए, कौन कौन हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व होगा और उनके क्या क्या एक्टिविटीज होगी। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एंटिटीज, ये सब चीजें हम डोमेन मॉडल में एक्सप्लेन करेंगे। आगे जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर आपको मॉडल बना के दिखाए जाए। आप ये पैराग्राफ रीड आउट कर लें, थोड़ा सा वीडियो से पढ़ लें, बाकी जो है जब आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो आप वहां से पढ़ लेगा। इसकी मेन अगर आपसे पूछा जाए तो ये चीजें मेन है कि ये हमें ये चीज बताता है। Fourth step in the IoT design is to define the information model. It defines the structure of all the information in the IoT system. IoT system में तो जितनी information हम gather कर रहे हैं उस structure को information model system बनाता है कि इसमें कितनी entities हैं, उन entities का आपस में क्या relation है, और virtual entities कौन सी हैं, वो किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। The sixth step in the IoT design is to define the IoT level.
वी डिफाइन 5 IoT डिप्लॉयमेंट लेवल्स। हमारे पास 5 डिप्लॉयमेंट लेवल्स हैं। Functional view defines the functions of the IoT systems grouped into various functional groups. Each functional group either provides functionalities for interacting with instances. ये इसका 8 स्टेप है। ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन, इसको पढ़ लें आप लोग। कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, सर्विस होस्टिंग है, स्टोरेज करेगा, डिवाइस ऑप्शन है, और ये सारी चीजें यहाँ पे ऑपरेशनल व्यू में आपको शो करनी होगी कि आपका सिस्टम क्या चीजें, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। स्टेप 10 इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब आपको उसका फ्रंट एंड क्या रखना है, आपका लास्ट स्टेप ये है कि आप उसके अंदर रखें। होम ऑटोमेशन केस स्टडी। अब ये केस स्टडी से क्या मतलब है, मुझे सारे स्टेप्स इनको ऊपर दिए गए ना कि स्टेप 1 में मैंने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, स्टेप 2 में हमें ये करना है, स्टेप 3 के अंदर इस तरह से प्रोसेस मॉडल बनाना है या डिफरेंट है, उसको ये एक प्रोजेक्ट का नाम लेके उसके ऊपर आपको ये सब केस स्टडी इंक्लूड करके दिखा रहे हैं। जैसे स्टेप 1 था पर्पस एंड रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हमें कोई होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर पर्पस और रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हो सकती है। पर्पस, a home automation system that allows controlling of the lights in a home remotely using a web application। हमारा पर्पस क्या है, हम एक होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिससे हम उस घर की लाइट्स जो है रिमोटली कंट्रोल कर सकें, और हमारा फ्रंट एंड क्या है, वेब एप्लीकेशन है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है। तो इस एक ऑब्जेक्ट से हमारा पूरा सिस्टम डिफाइन हो गया। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाए तो उसको इसी तरीके से डिफाइन करें। बिहेवियर, द होम ऑटोमेशन सिस्टम शुड हैव ऑटो एंड मैनुअल मोड्स। जो आपका होम ऑटोमेशन सिस्टम हो, ऑटो मोड भी होना चाहिए उसका, मैनुअल मोड भी होना चाहिए। नहीं, जब हम ऑटोमेटिकली उसको नहीं डील करना चाह रहे तो हम मैनुअली उसको ऑन ऑफ कर सके। ऑटो मोड के लिए हमें क्या होगा, सिस्टम मेजर द लाइट लेवल इन द रूम। सिस्टम मेजर करेगा कि जो सनलाइट आपके कमरे के अंदर है वो कितनी, उसका लेवल क्या है, क्या आपको स्विच ऑन करने की जरूरत है या नहीं। और वो इस तरह का सिस्टम रखेगा कि अगर अंधेरा हो जाए कमरे के अंदर, लेवल कम हो जाए लाइट का, तो आपके स्विच ऑन हो जाए। मैनुअल मोड के अंदर क्या होगा, आप मैनुअली रिमोटली जो है स्विच ऑन कर सके, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बटन आ रहा हो ऑन ऑफ का, आप उससे ऑन ऑफ कर सके। जैसे कंसिडर ये कर ले आपके कमरे में लाइट
का लेवल सही था तो ऑटोमेटिकली आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई, लेकिन आप लाइट फिर भी ऑन करना चाह रहे हैं तो आप मैन्युअली स्विच से ऑन कर लें, वो स्विच जो कि आपकी वेबसाइट पे मौजूद है। सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, सिस्टम शुड प्रोवाइड रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बन सिस्टम जो है वो आपका ऐसा हो, यानी क्लाउड बेस्ड होना चाहिए जिसपे आपकी चीजें जो है रिमोटली एक्सेस हो सके। डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, क्या डाटा चाहिए होगा, द सिस्टम शुड परफॉर्म लोकल एनालिसिस ऑफ द डाटा, लोकली वो उसको एनालाइज कर लेगा डाटा को। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लोकली ऑन द डिवाइस हो बट एक्सेसिबल जो है वो रिमोटली हो जाए। अब ये हर किसी के लिए नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफिस से डील करना चाहते हैं तो रिमोटली, लेकिन अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं और आप घर से एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर जो है वो लोकली इंस्टॉल हो जाए और लोकली काम करें। और उसके अंदर यूजर ऑथेंटिकेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये नहीं है कि कोई भी वेबसाइट खोले और उसको कर ले, बल्कि वो आपसे कोई यूजर आईडी या पासवर्ड मांगे। ये इट अप्स टू यू कि आप अपने सिस्टम में सिक्योरिटी का ये फीचर ऐड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वरना आप जैसे एक वेबसाइट का लिंक लें, उसके अंदर स्विच ऑन ऑफ का बटन और उसकी कंट्रोलिंग जिस तरह से करनी है वो है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन का सेकंड स्टेप है, अब हमें प्रोसेस डिफाइन करने हैं। तो हमने क्या प्रोसेस डिफाइन किया कि हमारे दो मोड्स होंगे, एक मोड होगा ऑटो, एक मोड होगा मैनुअल। ऑटो में क्या होगा, वो लाइट लेवल को चेक करेगा, लाइट लेवल लो है तो स्टेट ऑन कर दे और लेवल हाई है तो ऑफ कर दे। ये आपको पता है कि डिसीजन बॉक्स होता है, ठीक है। मैनुअल में क्या होगा, लाइट की स्टेट को देखे, स्टेट ऑन है तो भी आप उसको ऑन रहने दें, ऑफ है तो ऑफ कर दें, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि तो मैनुअली डील हो रहा है, इससे कोई इसका मतलब नहीं है। डोमेन मॉडल पे आ जाते हैं। अब डोमेन में हम आपको स्पेसिफिक इस तरह की क्लासेस बनाए, यूज केस क्लास या इस टाइप की, ये क्लास डायग्राम है। यूजर क्या करेगा, एक्टिव डिजिटल आर्टिफैक्ट ऐप से उसको डील करेगा, ह्यूमन यूजर है हमारे पास। वर्चुअल एंटिटी क्या है, कोई रूम है, रिलेट्स टू फिजिकल एंटिटी, फिजिकल एंटिटी भी आपके पास रूम है। और ये रूम क्या मॉनिटर कौन कर रहा है, रूम को जो आपने अप्लायंसेस लगाई है वो रूम को मॉनिटर कर रही है, जैसे कि एक्चुएटर और रिले है। डिवाइस है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर यानी कि वही माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, वो अटैच है सेंसर से, एलडीआर से, उसके पास एक सेंसर लगा हुआ है, वो जो सेंसर है वो मॉनिटर कर रहा है रूम से लाइट लेवल को। इसने जब मॉनिटर किया, एक हमारे पास रिले लगा हुआ है, रिले का क्या काम है, स्विच को ऑन या ऑफ करना, ये एक्स करेगा फिजिकल एंटिटी की अप्लायंसेस को देखते हुए। और फिर हमारे पास ये एक सर्विस जो है वो रिसोर्सेज, नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, ऑन डिवाइस रिसोर्सेज हैं, ये एसोसिएट है अप्लायंसेस के साथ, ठीक है। ये आपको बता दिया गया है कि अगर सिंगल एरो या वन वे एसोसिएशन की बात हो रही है, जनरलाइजेशन में स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर, अगर ये इस तरह का एरो बना हुआ है एग्रीगेशन रिलेशनशिप है, ठीक है। इनको आप खुद से पढ़ लिएगा, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सब क्लासेस और अपर क्लास लोअर क्लास। स्पेशलाइजेशन में एरो डाउन टू अपवर्ड जा रहा होता है और जनरलाइजेशन के अंदर एरो जो होता है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा हो, जैसे कि ये है, ये स्पेसिफिकेशन एक डिवाइस है। अब कितनी टाइप्स की डिवाइस है, दो टाइप की डिवाइस है, सब क्लासेस बन गई इसकी, एक सेंसर बन गया, एक एक्चुएटर बन गया। और ये इस तरह से ऊपर की तरफ एरो है तो ये स्पेशलाइजेशन का केस कहलाएगा, यानी डिवाइस स्पेशल है और ये दोनों जनरल है। यहाँ पे जो इस तरह के बॉक्स बने हुए हैं और उसमें जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ये क्या कहला रहा है, ये एंटिटी का नाम है या सर्विस का नाम है। ये सारी एंटिटीज है, कौन कौन सी एंटिटीज है हमारे पास, सर्विस के नाम से एक एंटिटी मौजूद है, एक रिसोर्स के नाम से एंटिटी मौजूद है, सर्विस जो सर्विस नेटवर्क प्रोवाइडर है उसको कहा जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सर्विसेज एंटिटीज मौजूद है। इंफॉर्मेशन मॉडल की बात करते हैं। अब हमने वो करनी है, अब हम बनाएंगे इंफॉर्मेशन मॉडल के। डोमेन मॉडल तो हमने ये स्पेसिफाई कर रहा था कि इस डोमेन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या गैदर, वर्चुअल रूम, रूम की हमें आईडी रखनी होगी कि हम जब भी डेटाबेस पे या कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें हर चीज को हम उसके नाम से नहीं पहचानते बल्कि उसकी आईडी से पहचानते हैं। रूम हमारे पास एक ही है, हमने उसकी आईडी रखी रूम नंबर 1। वर्चुअल एंटिटीज के अंदर जो लाइट अप्लायंस है तो हमने एक लाइट के नाम से आईडी बना दी, लाइट 1, रूम नंबर 1 की लाइट नंबर 1, उसमें 4 लाइट्स है तो आपके पास 4 आईडीज बनेंगी, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, इस तरह से। एट्रीब्यूट स्टेट, एट्रीब्यूट का नाम आ जाएगा, कौन से एट्रीब्यूट की स्टेट आप चेक कर रहे हैं, लाइट की चेक कर रहे हैं तो आपने लिख दिया लाइट स्टेट। और क्या टाइप होगी उसकी स्टेट, यानी कि करेक्टर में होगी, ऑन या ऑफ। ये भी आपके पास, ये कौन सा केस है, देखिए ये जर्नलाइजेशन, इसके अंदर एरो डाउनवर्ड आ रहा है, इज इन स्टेट ऑन, इज इन स्टेट ऑफ।
हाई लेवल, यहाँ पे लाइट का लेवल चेक हो रहा है, यहाँ पे लाइट की स्टेट चेक हो रही थी कि ऑन है या ऑफ है। अब यहाँ पे कमरे की जो लाइट है, जो सनलाइट है, उसका लेवल चेक हो रहा है कि लेवल हाई है या लेवल लो है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमें बेसिकली ये दो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है हमारे सिस्टम। एक लाइट की केस का लेवल क्या है, दूसरा जो आपके पास लाइट लगी हुई फिजिकली, ये वर्चुअल लाइट थी और समझ लें, और ये आपके पास फिजिकली लाइट जिसको समझ लें, इसका ऑन और ऑफ का आपको पता चलना है। अगर फैन होते तो आप फैन के लिए बना लेते, चार लाइट्स होती तो आप चार लाइट्स के लिए बना लेते। सर्विस स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकली क्या सर्विस होगी, क्या स्पेशल होगी, ये तो खैर वही वाली डायग्राम है जो ऊपर थी। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशन मॉडल वाली वही डायग्राम है, दोनों को आपने एक साथ बनाया और इस तरह से उसको एरो से कनेक्ट किया। इसमें बता रहे हैं मोड सर्विस क्या है, सेट मोड्स ऑटो और मैनुअल। स्टेट सर्विस क्या है, सेट द लाइट अप्लायंसेस ऑन और ऑफ, रिट्राइव द करंट लाइट स्टेट। ठीक है, इन ऑटो मोड द कंट्रोलर सर्विस। अब आपको कोई भी केस स्टडी दी जा सकती है और केस स्टडी देके आपसे पूछा जा सकता है आप इसका प्रोसेस मॉडल बना दें, आप इसका सर्विस मॉडल बना दें, और दूसरा कौन सा था, आप इसका इंफॉर्मेशन मॉडल बना। सर्विस स्पेसिफिकेशन, हर किसी की जो सर्विस है उसके हिसाब से बनाने, इसका स्केड्यूल क्या है, इंटरवल, वो जो कंट्रोलर है वो हर 5 सेकंड के बाद चेक करे, ठीक है, कि ऑन करना है कि ऑफ करना है। फिर यहाँ पे सर्विस मोड रेस्ट पर है, इनपुट देख ले के आ रहा है, और इस तरह से। आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन, अब आईओटी लेवल के हिसाब से देखते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस दो तरह से कनेक्ट है, एक रेस्ट सर्विस है, एक है कंट्रोलर सर्विस। कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स और डिवाइसेस से आपस में कनेक्ट है, ये इसकी मॉनिटरिंग नोड है जो कि एनालाइज कर रही है डाटा को और स्टोर कर रही है, और ये रेस्ट कम्युनिकेशन। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, ये इसके आपको लेयर बाय लेयर फंक्शनल व्यू बताया गया है, जो हमने सब चीजें की थी इनको मैच किया गया। नंबर वन इस तरह से डिवाइस वाली लेयर पे मैच किया गया है, सेंसर, एक्चुएटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस यहाँ इंक्लूड है। नंबर वन क्या कह रहा है, आईओटी डिवाइस मैप्स टू द डिवाइस। आईओटी की जो डिवाइस है वो आपकी जो दूसरी डिवाइस है, यानी कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, इन सबको मैनेज कर रही है। नंबर टू में रिसोर्स मैप टू द डिवाइस। थर्ड है कंट्रोलर सर्विसेज मैप्स टू द डिवाइस। फिर फोर पे आते हैं, फाइव, और ये सब इनको आप इस डायग्राम में अच्छी तरह समझ लेगा कि ये कौन कौन सी लेयर से अटैच हुई। अब ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दिया कि हार्डवेयर ही आप इसको हार्डवेयर पे किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका माइक्रो कंट्रोलर है और ये आपका एलडीआर सेंसर लगा हुआ है, ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये आपको एक वेबसाइट बना के दे रही है। वेबसाइट बनाना भी बहुत आसान है, जो सिंपल अगर आपने बनानी है। आप टैग्स वगैरह देख लें किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, और उसको ऑटो का बटन लगा दिए, लाइट का बटन है, मैनुअली ये ऑटो कंट्रोलर है, आपको खुद ही स्टेटस शो करेगा कि अभी ये ऑफ है। अगर आप इसको मैनुअली ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली जाके ऑन कर लें। रेस्टफुल वेब सर्विस, रेस्ट सर्विसेज इम्प्लीमेंटेड विद डिजेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। आप उसके जरिए यूज करें तो आपके पास एक डिजेंगो फ्रेमवर्क है जिसको यूज करते हुए आप ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है, खैर हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, सब आपको बताना मकसद था। हाँ, अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि सब क्लासेस और ये कोडिंग किस तरह से यूज होगी, कौन कौन से। ये डॉट पाई का क्या मतलब है, पाइथन की लैंग्वेज पे उन्होंने काम किया है, और डॉट पाई उसका एक्सटेंशन होता है। फ्रॉम माई ऐप डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट मोड, क्या इसके नाम से कोई इनके पास पहले से बने हुए हैं, और उसके अंदर से डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, ये यहाँ से इस फाइल से ये वाली जो मोड है ये जो है कह लें कि क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। फिर इसमें क्लासेस बनी, उन्होंने क्लास को कॉल किया, उसके वेरिएबल्स के नाम रखे, ये ऑनलाइन ही एडिटर उन्होंने यूज करते हुए सब काम किया।
इस डॉक्यूमेंट में और क्या है? फाइनली सिस्टम इंटीग्रेट हो चुका है, सेटअप द डिवाइस, डिप्लॉय एंड रन द रेस्ट एंड नेटिव। अब डेटाबेस इन्होंने कौन सा यूज किया? एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज किया है। रेस्ट सर्विसेज ऐसे इंक्लूड किए हैं और एप्लीकेशन बनाने के लिए इन्होंने क्लाउड के लिए डीजेंगो एप्लीकेशन यूज किए। कंट्रोलर सर्विस ओएस रनिंग, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्होंने यूज किया है, माइक्रो कंट्रोलर जो उन्होंने यूज किया है वो रास्पबेरी पाई का यूज किया है। तो ये हमारा लेक्चर था अबाउट होम ऑटोमेशन केस स्टडीज के अंदर हमने इंक्लूड की थी, और इसका जो टाइटल था वो था आईओटी डिजाइन मेथोडोलॉजी। अच्छा, मैंने यहाँ पे लेक्चर 12, 13, 14 लिखा है, मुझे लगा था स्लाइड्स काफी बड़ी है, लेकिन आप इसको सिर्फ लेक्चर 12 और 13 ही रखें। दो लेक्चर्स इसके लिए काफी है, तो मैं इसमें से 14 रिमूव कर दूंगी। अल्लाह हाफिज।